अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर का टॉपिक है एंजाइम। इसके अंदर हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में कि एंजाइम्स क्या होती हैं, डेफिनेशन क्या है एंजाइम्स की कंपोजिशन क्या है, एक्टिव साइट्स क्या होती हैं, सबस्ट्रेट क्या है, कोफैक्टर क्या है और एंजाइम का फंक्शन क्या है। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास कि एंजाइम्स क्या है। तो एंजाइम्स हमारे पास बेसिकली प्रोटीन्स हैं, ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होने वाले रिएक्शंस जितने भी हैं उनमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब कैसे पार्टिसिपेट करेंगी कि वो खुद कभी भी इस्तेमाल नहीं होती लेकिन रिएक्शन को बढ़ा देती हैं। यानी उनकी मौजूदगी में जो रिएक्शन बहुत स्लो चलता है या पॉसिबल नहीं होता वो एंजाइम्स की मौजूदगी में तेज़ हो जाता है। इसलिए हम इनको बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सबसे पहले जो टर्म जो है एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था विलियम क्यू ने 1878 के अंदर उसने इस टर्म को यूज़ किया है। और अब जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने दिया है इब्न नफीस ने, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट था। मेटाबॉलिज्म को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक हिस्सा एनाबॉलिज्म कहलाता है और दूसरा हिस्सा कैटाबॉलिज्म कहलाता है। अगर तो ऐसा हो रहा है कि लार्ज मटेरियल बन रहा है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से तो उसको हम एनाबॉलिज्म कहेंगे। और अगर ऐसा हो रहा है कि छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं उनसे मिल वो किसी बड़े मॉलिक्यूल से वो किसी बड़े मॉलिक्यूल के टूटने से बन रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब एंजाइम की कंपोजिशन क्या है, तो एंजाइम्स जो हैं वो उसमें अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो आपस में मिलते हैं और एक स्ट्रक्चर जो है जिसको हम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं वो तश्कील पाती है और ये एंजाइम्स की स्ट्रक्चर होती है। अब ये अमाइनो एसिड्स कितने हो सकते हैं, कई 100 तक हो सकते हैं या कई हज़ार तक हो सकते हैं। अब एक्टिव साइट क्या है कि एंजाइम्स जो है उनका छोटा सा हिस्सा, एक स्मॉल पोर्शन जो है जो कि एक्टिविटी करता है यानी काम के अंदर पार्टिसिपेट करता है, उस पोर्शन को हम एक्टिव साइट कहते हैं। सबस्ट्रेट क्या होगा, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उनको सबस्ट्रेट कहा जाएगा और ये एक्टिव साइट्स के साथ अटैच हो जाएंगे। बाकी जो बचेंगे अमाइनो एसिड्स वो सारे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है उसको मेंटेन करेंगे। एंजाइम्स जो है वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देती है प्रोडक्ट्स के अंदर, यानी एंजाइम्स और सबस्ट्रेट आपस में मिलेंगे, जो नई चीज़ बनेगी वो प्रोडक्ट होंगे। और इसके बाद हमने डिस्कस करना है कोफैक्टर को कि कोफैक्टर्स क्या होते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट जो है एंजाइम का उसको कोफैक्टर कहा जाता है। अब नॉन प्रोटीन पार्ट जो है यानी प्रोटीन के अलावा एंजाइम्स जो है वो कोफैक्टर कहलाती है। इसका एक ख़ास फंक्शन है। क्या फंक्शन है, ये एंजाइम्स के काम करने में उनकी मदद करती हैं। एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान एज अ ब्रिज काम करती हैं। केमिकल एनर्जी जो है वो रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जो एनर्जी है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये वो रिएक्शन जो मुश्किल हैं या पॉसिबल नहीं होते हैं वो कोफैक्टर की वजह से मुमकिन हो जाते हैं। और कुछ एंजाइम्स जो है वो मेटल आयन को एज अ कोफैक्टर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैग्नीशियम को इस्तेमाल करेंगी, कॉपर को करेंगी, जिंक को। अगर कोफैक्टर जो है वो डिटैचेबल है यानी वो अलग होने की सलाहियत रखता है तो उसको हम एक्टिवेटर कहेंगे। और एक्टिवेटर तभी होगा जब वो इनऑर्गेनिक आयन होगा। अब नीचे हमको डायग्राम दिखाई गई है कि एंजाइम मॉलिक्यूल है, एक्टिव साइट है यानी वो वाला पोर्शन है जहाँ पर सबस्ट्रेट अटैच होगा, और कोफैक्टर है। तो ये तीनों चीज़ें जब आपस में मिली हैं तो उसके नतीजे में प्रोडक्ट हमें बना है। प्रोडक्ट तो मिल गया है लेकिन एंजाइम जो है एंजाइम मॉलिक्यूल वो उसी तरह से मौजूद है अपने कोफैक्टर के साथ। अब मज़ीद सबस्ट्रेट इसके ऊपर अटैच होते जाएंगे और मज़ीद प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनते ही जाएंगे। और कुछ सूरतें ऐसे भी होती हैं कि अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव साइट में फिट नहीं होता है तो फिर काम जो है वो रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं करता। इसके बाद जो चीज़ हमारे पास है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, यानी नॉन प्रोटीन पार्ट जो है उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। लेकिन वही नॉन प्रोटीन पार्ट जो है अगर वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है यानी मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है तो वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। और अगर वो लूजली अटैच है प्रोटीन पार्ट के साथ तो उसको हम कोएंजाइम कहेंगे। फिर अपोएंजाइम आ जाता है हमारे पास कि एंजाइम और उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है या कोएंजाइम उनको रिमूव कर दिया जाए तो बाकी जो बच जाता है उसको हम एपोएंजाइम कहेंगे। और होलो एंजाइम क्या होगा कि ऐसी एंजाइम है जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन और कोफैक्टर दोनों मौजूद हैं, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं।
तो वो अगर मौजूद होंगे तो उसको हम हॉलो एंजाइम कहेंगे। फिर साइड्स आ जाती हैं एंजाइम की कि एंजाइम पाई कहाँ कहाँ पे जाती हैं। तो एंजाइम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर भी डिज़ॉल्व होती हैं और मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो हैं सेल की उनके साथ भी मिली हुई होती हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि फोटोसिंथेटिक एंजाइम जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाई जाती हैं। अब रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। अब फोटोसिंथेटिक एंजाइम कभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं नज़र आएंगी और माइटोकॉन्ड्रिया वाली एंजाइम जो है या रेस्पिरेटरी एंजाइम है वो कभी आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर नज़र नहीं आती हैं। तो इन्हीं की चीज़ बेस को सामने रखते हुए इसके दो ग्रुप बनाए गए हैं, एक इंट्रा सेलुलर है और दूसरी एक्स्ट्रा सेलुलर है। इंट्रा सेलुलर वो होंगी जो कि काम कर रही हैं सेल के अंदर, और जैसे ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद हैं वहीं पर काम कर रही हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर वो ये है कि वो एक सेल के अंदर बनती हैं, वहाँ से वो मूव करती हैं आउटसाइड और वहाँ पर वो काम करती हैं। जैसे पेप्सिन है तो वो हमारे स्टोमक के अंदर काम कर रही है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर की आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम के एग्जाम्पल है। फिर जो मेन चीज़ हमारे पास है वो करैक्टरिस्टिक्स क्या है एंजाइम्स की। तो सबसे पहली बात कि जितनी भी एंजाइम्स हैं वो सारी प्रोटीन्स हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि एंजाइम का काम क्या है, रिएक्शन को स्पीड अप करना। अब वो मिलियन ऑफ टाइम जो है वो अपने रिएक्शन को नॉर्मल वैल्यू से स्पीड अप कर लेती हैं। इनकी मौजूदगी जो है वो प्रोडक्ट को मुतासर नहीं करती। अब छोटी सी एंजाइम भी है जो है स्मॉल अमाउंट जो एंजाइम की वो रिएक्शन को करने में हेल्प करती है, अपने रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक होती हैं। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एंजाइम्स है वो कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमें नज़र नहीं आती, यानी उनका अपना एक स्पेसिफिक जगह है और स्पेसिफिक रिएक्शन है जो वो करती हैं, एक दूसरे का काम वो नहीं करती। बहुत सेंसिटिव होती हैं एंजाइम्स, छोटे से पीएच टेम्परेचर की वजह से या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की वजह से मुतासर हो जाती हैं। और कुछ एंजाइम्स जो होती हैं उनको कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसी होती हैं कि जो कोफैक्टर के बगैर भी काम कर लेती है। और ये क्या करती हैं, अपने रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देती हैं। अब एक्टिवेशन क्या है कि रिएक्शन को या काम को स्टार्ट होने के लिए जो एनर्जी ज़रूरत होती है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। यानी अगर एंजाइम मौजूद है तो रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होगी, सेल से कम एनर्जी लेगा। और अगर एंजाइम मौजूद नहीं है तो वो हो सकता है वो रिएक्शन प्रोसीड ही ना करें। अब एंजाइम का इस्तेमाल है तो इन एंजाइम को हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में। जैसे फूड इंडस्ट्री आपके पास, पेपर इंडस्ट्री है या बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स हैं। फूड इंडस्ट्री में आप ब्रेड बनाते हैं, बन बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, तो ये सारी जो है उसके अंदर एंजाइम्स इस्तेमाल होती हैं। पेपर इंडस्ट्री है तो वहाँ पर पेपर को बनाने के लिए हम एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं। या बायोलॉजिकल डिटर्जेंट हैं तो प्रोटीएज को स्टेन वगैरह रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अमाइलेज को डिश वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर या हर इंडस्ट्री के अंदर हम जो है इन एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं और इनसे हम फ़ायदा उठाते हैं।